हेलो स्टूडेंट्स, बात शारदे को दबक इसी गॉस थ्योरम चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइट चार्ज। जब चैप्टर को भी स्टार्ट किया था तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए थे, बहुत सारे टॉपिक्स बताए थे और ये बताया था इस चैप्टर में सबसे पहले हमारा टॉपिक था दैट वाज द एरिया वेक्टर, फिर था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर गॉस थ्योरम और फाइनली एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में हमें गॉस थ्योरम को कहां पर यूज कर सकते हैं? किसी भी इस टाइप का हमारा अगर चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वैल्यू का होगा तो गॉस प्रिवेसिस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस कहलाते हैं। तो ये सब कुछ एप्लीकेशंस चल रहे हैं अभी। द इंपॉर्टेंट 4 या 5 टाइप के एप्लीकेशंस, डिफरेंट टाइप्स का चार्जेस लेके चलेंगे। यहां पे लेके चल रहे हैं हम रेखीय आवेश। व्हाट इज द लाइट चार्ज? रेखीय आवेश क्या होता है? तो when the charge is uniformly is distributed on a line, जब आवेश किसी रेखा के फॉर्म में होता है तो उसे बोलते हैं रेखीय आवेश। यूनिट लेंथ का जो आवेश होता है उसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा इज इक्वल टू q अपॉन l। q इज द टोटल चार्ज और द लेंथ l। यूनिट होती है कूलम अपॉन मीटर। ये सब प्रीवियसली आपने आपको बता दिया है। अभी हमने रेखीय आवेश लिया हुआ है, रेखीय आवेश का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। परहैप्स देखो आप जब इसका डेरिवेशन करेंगे जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें हमें एक बात देखने को मिलेगी कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। इट विल बी कंबाइंड फील्ड। हमारा जो यूनिफॉर्म फील्ड होता है, जो पैरेलल लाइंस होती है, इलेक्ट्रिकल लाइंस होती है, जो हमारी रेडियल लाइंस होती है, जो पॉइंट चार्ज की होती है, वो सबका कंबाइंड फॉर्म होगा। क्योंकि रेखीय आवेश का हर एक पॉइंट, लाइन आवेश है, रेखीय आवेश है, तो हर एक प्लेस एक पॉइंट चार्ज का काम करेगा, एक बिंदु आवेश का काम करेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियल भी हो सकता है और एक लाइन के फॉर्म में है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कि जो लाइट्स होगी वो पैरेलल भी होगी। तो हमने इलेक्ट्रिकल लाइट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है और जिस पॉइंट पे फील्ड की पावर हमें निकालनी कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट को हमने P कंसीडर किया है जो इस रेखीय आवेश से r डिस्टेंस पर है। तो हमारे क्या क्या कंसीडरेशन से हम पे क्या क्या लेके चल रहे हैं उनको पहले जानने की आवश्यकता है। लेंथ द चार्ज इज q, आवेश q है, जो लाइन कैपिटल L है, इसके हम टोटल लेंथ लेके चले कैपिटल L। अगर हमने यहाँ पे फिगर में कैपिटल को नहीं मेंशन किया, लेंथ लिख लेते चलिए। ये जो टोटल लेंथ है लाइन की वो कैपिटल L। इस कैपिटल लेंथ पर Q आवेश समान रूप से फैला हुआ है। तो अगर इसकी चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो लैम्डा इसका टू रहेगा Q अपॉन L, जहाँ की रिक्वायरमेंट होगी आगे चल के। तो ये फॉर्मूला है। तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसमें P वो पॉइंट है जहां पर फील्ड की पावर कैलकुलेट करनी है। एक ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे r डिस्टेंस पर। तो देखो हमने आपको प्रीवियसली बताया होगा, हर जिस पॉइंट पर फील्ड की पावर निकालना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, सबसे पहले उस पॉइंट से जाता हूं हम एक सरफेस खींचना होगा, क्लोज सरफेस खींचना होगा, बंद जो गॉस थ्योरम के लिए एक एसेंशियल पार्ट होता है। बगैर बंद पृष्ठ के लिए हम डेरिवेशन नहीं कर सकते। तो P पॉइंट से हम खींचेंगे गॉसियन पृष्ठ, क्लोज्ड सरफेस। किस स्टाइल का होगा? तो दैट विल बी सिलेंडर, एक बेलनाकार फॉर्म में होगा। बेस सपोज कर लिया आपका रेखीय आवेश हो गया, ये पॉइंट P है, तो इससे पास होता हुआ एक जो इसका गॉसियन पृष्ठ होगा वो हमें एक बेलन की फॉर्म में होगा। कितनी लंबाई का बेलन लेके चले, कितनी रेडियस का बेलन लेके चले, तो जो रेडियस होगी उस बेलन की जो त्रिज्या होगी वो तो स्मॉल r के बराबर होगी। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P बिंदु P तक की दूरी के बराबर होगी। लेकिन लेंथ ऊंचाई कितना होगा, कितनी लेंथ का होगा,
तो ये हमारे कंसिडर करने के ऊपर है। चाहे तो हम पूरे चार्ज को कवर करके ले लें, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कंप्लीट कैपिटल एल लेंथ न लेकर के इसका कुछ भाग लेके चले, स्मॉल एल। स्मॉल एल लंबाई का भी हम एक बेलन बना सकते हैं। और जब स्मॉल एल लंबाई का बेलन जब हम बनाएंगे तो जब हम गॉस थ्योरम लगाएंगे तो हमें इतने पोर्शन का सिर्फ चार्ज कंसिडर करना होगा। चार्ज तो वैसे कैपिटल एल लेंथ में है, लेकिन कोई बस्ट नहीं है, डेरिवेशन के लिए कोई जरूरी नहीं है हम पूरी लेंथ का चार्ज लेके चले। हम थोड़े पोर्शन का, थोड़े हिस्से का भी चार्ज लेकर के डेरिवेशन को हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर किया है, हमने एक ऐसा बेलन बनाया है जो कितनी लंबाई का है, कितनी ऊंचाई का है, स्मॉल एल। अब हमारा तरीका क्या होगा, जो भी हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं उस गॉसियन सरफेस पर हम एलिमेंट्री मोशंस बनाते हैं, या यूं कहिए पहले हम उस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए फॉर इट उस गॉसियन सरफेस पर जितने भी फेसेस होंगे, जितने भी फेस से मतलब क्या हो गया, आप जरा देखो इस बेलन के कितने फेस हैं। तो इस बेलन के 3 फेस, एक फेस तो हमारा ये राउंड फेस है जिसे बोलते हैं बक पृष्ठ, एक हमारा ऊपर टॉप है, एक सर्किल के फॉर्म में है, एक फेस हमारा बॉटम है। तो जो गॉसियन सरफेस है ये 3 फेसों से मिलकर बनी हुई है। इट कंसिस्ट द 3 फेसेस। तो जितने भी फेसेस होते हैं उस सब पर हम एलिमेंट्री पोर्शंस लेके चलेंगे, उस सब पर हम अवयव लेके चलेंगे, स्मॉलर पार्ट्स लेके चलेंगे, उस सबसे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। d∅1, d∅2, d∅3 3 फेस है तो 3 एलिमेंट्री पोर्शंस लेंगे, और एक के एलिमेंट्री पोर्शन से पास आउट गुजरने वाला हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे d∅1, अभी फिगर में बनाएंगे। सेकंड एलिमेंट्री पोर्शन से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स d∅2, तीसरे फेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स d∅3, फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स d∅, इस सब का एल्जेब्रिक सम, ये सभी अवयवों से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। फिर पूरी सरफेस को निकालने के लिए उसे सरफेस इंटीग्रल करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम एलिमेंट्री पोर्शंस बनाते हैं। एक एलिमेंट्री पोर्शन लेके चलिए इस पॉइंट P पर, यहाँ पर हम 2 वेक्टर्स बनाएंगे, dA1 वेक्टर एंड द फील्ड वेक्टर, लेट फील्ड वेक्टर इज E1 वेक्टर। इस पॉइंट पर जो सेकंड फेस है, जो इस तरह का होगा, उसका टॉप पर होगा, इस तरह से फ्लैट होगा, तो इसको जो एरिया वेक्टर बनाएंगे तो ऊपर की साइड में जाएगा, तो उसको एरिया वेक्टर होगा dA2 वेक्टर, ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिकलाइज कर है, दैट इज द E2 वेक्टर। इफेक्टिव फील्ड हमारा इधर होगा। ऐसे हम यहाँ पर तीसरा पोर्शन लेके चलेंगे, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा dA3 नीचे की डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज द E3 वेक्टर। तो हमने इसके जो 3 फेस थे, 3 फेस पे हमने क्या किया, उनके एलिमेंट्री पोर्शंस बनाए, उनके वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया, dA1 वेक्टर, dA2 वेक्टर, dA3 वेक्टर, फील्ड वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया, E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर। वैसे तो देखो यहाँ पर अगर थोड़ी सी माइंड में बात जा रही हो तो ये यहाँ पर जो फील्ड होगा वो केवल सिंगल स्लाइड की वजह से नहीं होगा, सिर्फ पैरेलल लाइंस की वजह से नहीं होगा, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि हर एक पॉइंट चार्ज अलग अलग पोजीशन पर है, एक पॉइंट पर नहीं है। तो इस एक इनका जो इफेक्टिव इन्फ्लुएंस होगा, प्रभावी जो क्षेत्र होगा, दैट विल बी इट फॉर द पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा के फॉर्म में होगा। इस तरह से हमने हर एक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, हर एक पॉइंट पर हमने उनके अवयव क्षेत्रफल से रिप्रेजेंट किए। अब हम सबसे पहले हमारा जो सरफेस होगा, जो हमारा गॉसियन सरफेस है, जो गॉसियन पृष्ठ है, क्लोज सरफेस है, उस पर जितने भी हमने एरियाज वेक्टर लिए हुए हैं उस सबसे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो व्हाट विल बी टू राइट द सरफेस, अब क्या लिखेंगे, सभी अवयव क्षेत्रफलों से
क्षेत्रफलों नॉट ए सिंगल एरिया, क्षेत्रफलों से गुजरने वाला कुल वैक्यूम फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। Therefore, d phi e is equal to d phi e1 plus d phi e2 plus d phi e3। वैल्यू पुट करें d phi e1 that is the e1 vector dot da1 plus e2 vector dot da2 vector plus E3 वेक्टर डॉट Da3 वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट होता है फील्ड वेक्टर का और डी वेक्टर का। यहाँ पे E1 वेक्टर ये है, D1 वेक्टर ये है, ये E2 वेक्टर है, ये Da2 वेक्टर है, ये E3 वेक्टर है, ये Da3 वेक्टर है। इस सब का डॉट प्रोडक्ट। सिंप्लीफाई करें डी फाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो जब हम इस पोर्शन को पहले लेके चले, यहाँ पे E1 वेक्टर D1 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, थीटा 0 होगा तो ये इज E1 Da1 cos 0 प्लस इस वाले सेक्शन के लिए लेके चलो, हमारा जो E2 वेक्टर इधर है, Da2 वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है, थीटा 90 डिग्री होगा यहाँ पर, तो फ्रॉम ये है E2 Da2 cos 90 प्लस अगर इसको देखें तो ये हमारा E3 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, Da3 वेक्टर नीचे की तरफ है, तो ये इज E3 Da3 cos 90, ये cos 90 0, ये cos 90 0, therefore d phi e इसका तो क्या बचा E1 Da1। सिर्फ ये सेक्शन, इस सेक्शन का E1 है और इस सेक्शन का Da1 है, इतना बचा, बाकी के दोनों 0। अब ये तो हमारा हो गया उस एलिवेटिव पोर्शन से, जितनी भी एलिवेटिव पोर्शन है उस सबसे गुजरने वाला वैक्यूम फ्लक्स, सभी एलिवेटिव पोर्शन से उनका एल्जेब्रिक सम। पूरे सरफेस से कैसे कैलकुलेट करें? देयरफॉर टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, ये जो बल्ब पृष्ठ है इससे गुजरने वाला कुल वैक्यूम फ्लक्स, दैट इज phi e इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ d phi e, जो हमारा सभी अवयवों से गुजरने वाला कुल वैक्यूम फ्लक्स है उसका सरफेस इंटीग्रल, पूरे सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रल वैल्यू पुट करें तो ये इज सरफेस इंटीग्रल E1 Da1, ये वाले लिख लेते हैं phi इक्वल टू E1 को बाहर ले लेंगे सरफेस इंटीग्रल से, बिकॉज हमें जो एलिमेंट्री पोर्शन है, जो अवयव है उसका सरफेस इंटीग्रल लेना है, फील्ड का नहीं लेना, फील्ड इज कांस्टेंट, तो उसे सरफेस इंटीग्रल से बाहर ले लिया। अब हमें दो वैल्यू पुट करनी होगी, एक वैल्यू पुट करनी होगी D1 का सरफेस इंटीग्रल, दूसरी वैल्यू पुट करनी होगी phi की। Now what is the surface integral of Da1? तो पहले हमें ये चेकआउट करना होता है, ये देखना होता है कि हमारा जो अवयव है वो किस सरफेस का, किस फेस का या किस सरफेस का भाग है। तो ये D1 को जरा आप देखिएगा, D1 जो है हमारा जो राउंड फेस है, हमारे इस तरह का जो राउंड फेस है उसका एक स्मॉलर पार्ट है, तो इस स्मॉलर पार्ट का टोटल सरफेस एरिया इस बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। कर्व का मतलब है वक्री पृष्ठ, जो ये पृष्ठ होता है राउंड वाला से बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर आपको फॉर्मूला याद है मैथमेटिक्स में, तो किसी बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है दैट इज 2 pi RH, 2 pi RH, H is a height, R is the radius। तो इस वाले सेक्शन का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो इस दिए गए बेलन के हिसाब से कितना होगा, 2 pi R तो होगा, इसका रेडियस होगी R, H जो होगा दैट इज इक्वल टू स्मॉल l।
तो इसके प्लेस पर हो जाएगा 2 पाई आर एल। इट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ dA1। फाई ई के प्लेस पे क्या हम पुट करेंगे, फाई को हम गॉस के से लिखेंगे, फाई भी स्टेपल होगा, दैट इज इक्वल टू 12/ε ऑफ द चार्ज q। कौन सा चार्ज, वो चार्ज जो इस क्लोज सरफेस के भीतर है, दिस चार्ज, ये चार्ज जो यहां से आता है, जो स्मॉल एल लेंथ का है। हियर वी हैव टू राइट फाई के प्लेस में लिखना होगा 12/ε इनटू q, q डैश, यहां पर तो हमने q लिया है टोटल चार्ज, या q डैश, अब q डैश की कैलकुलेशन करेंगे, इक्वल टू E1 इनटू सरफेस इंटीग्रल इसका क्या होगा d1 का, दैट इज 2 पाई r l। अभी आपको प्रीवियसली बताया बेलन का भाग प्लस 2 पाई r h, उसके साथ हो जाएगा 2 पाई r l स्मॉल l। हियर q डैश, q डैश की कैलकुलेशन करें, q डैश द चार्ज ऑफ लेंथ स्मॉल l, स्मॉल l होता है तो जो भी आवेश होगा वो q डैश है। अब यूनिट लेंथ का जो आवेश है वो q अपॉन l है, तो स्मॉल l लेंथ का कितना होगा, तो q डैश का टू q अपॉन l इट इज द चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई का आवेश, और इकाई लंबाई का आवेश को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ स्मॉल l से, तो इट इज द q डैश। तो q डैश के प्लेस में भी वैल्यू करें, देयरफॉर इधर लिख देते हैं हमने इसको, देयरफॉर 12/ε q डैश के प्लेस में क्या आएगा, इट इज q अपॉन कैपिटल L into small l equal to E1 into 2 pi r l। हम चाहे इस q अपॉन l को लैम्डा लिख सकते हैं, बेस लीडर चार्ज डेंसिटी, तो हम एक काम करते हैं उसको लैम्डा के फॉर्म में लिख लें, और 12/ε into लैम्डा into l small l इक्वल टू E1 into 2 pi r l। ऐसे कैसे, therefore E1 equal to 1/2 pi epsilon, ये डिवीजन पे आ गया, लैम्डा अपॉन r। इट इज अ फार्मूला, ये वो फील्ड की वैल्यू आ गई जो हमें उस रेखीय आवेश की वजह से r डिस्टेंस में कैलकुलेट करनी थी। क्या फॉर्मूला मिला हमारा, E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन डॉट लैम्डा अपॉन r। हर एक टर्म को हमें जो समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ड्यूरेगस में बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। व्हाट इज द लैम्डा हियर, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इट इज द चार्ज ऑफ द यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई का आवेश होता है, यूनिट होती है कूलम अपॉन मीटर, तो लैम्डा होगा रेखीय आवेश घनत्व। r वो डिस्टेंस है जहां पर हमें फील्ड की वैल्यू निकालनी है, और बराबर जो 2 पाई एप्सिलॉन डॉट है, ये एक ऐसा कांस्टेंट, एक ऐसी वैल्यू है जो बराबर 4 पाई एप्सिलॉन डॉट की जस्ट डबल है। आप जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हियर बराबर 2 पाई एप्सिलॉन डॉट इक्वल टू 2 इनटू किसका ट्वाइस है, बराबर 4 पाई एप्सिलॉन डॉट, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, तो बराबर 4 पाई एप्सिलॉन डॉट का डबल है। बेस बराबर 2 पाई एप्सिलॉन डॉट की जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो कितना लिखेंगे, बराबर 4 पाई एप्सिलॉन डॉट की तो वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 into 9 into 10 to the power 9। तो इसके प्लेस में क्या वैल्यू पुट करनी होगी, 2 into 9 into 10 to the power 9, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व, और r की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए। अगर इस फॉर्मूले से बात समझ में आती है कि हमारा जो फील्ड होगा, वैसे तो हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स को पहले बनाया है, लेकिन फील्ड की जो वैल्यू होगी वो प्लेस टू प्लेस बदलेगी। अगर हम पॉइंट पी को पास में लेके चलेंगे तो फील्ड हमारा स्ट्रोकर वैल्यू का होगा, दूरी पर लेके चलेंगे तो फील्ड हमारा थोड़ा स्मॉलर वैल्यू का होगा। तो फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, असमवार का वैल्यू क्षेत्र। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स होगी वो सभी इलेक्ट्रिकल लाइन्स पैरेलल नहीं होगी, बहुत सी लाइन्स पैरेलल होगी और कुछ लाइन को हमने रेडियल बना रखा है। तो दिस इज द फॉर्मूला।